हाँ तो प्यारे बच्चों, धातु और धातु क्रम का ये चौथा पार्ट है जिसमें अपन पढ़ेंगे एनोडीकरण। ठीक है, तो बात अपन करते हैं एनोडीकरण क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो एनोडीकरण का मतलब होता है एल्युमिनियम की जो धातु है उसकी परत इतनी मोटी हो जाए, उस पर धातु चिपकती जाए और धातु पर एक मोटी एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाए, उसे एनोडीकरण कहते हैं ना। सिंपल सी रूप में बात अपन करें तो प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। समझ में आ रही है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जो बनाने की जो प्रक्रिया है, या एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनोडीकरण कहते हैं। तो अब देखो यहाँ होता क्या है, वायु के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में आने पर बेटा, वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर क्या हो जाएगी, ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। ये पतली परत कब बनेगी, आप सब देखो, जैसे आप एल्युमिनियम धातु को किसके संपर्क में रखोगे प्यारे बच्चों, वायु के संपर्क में रखोगे। तो जैसे वायु के संपर्क में रखोगे तो एल्युमिनियम क्या करेगा, वायु के साथ में क्रिया करेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण कर लेगा। आपने प्यारे बच्चों देखा भी होगा, घर पे जब विद्युत लाइनें डलती है एल्युमिनियम वाली, तो शुरुआत में आपने देखा होगा एल्युमिनियम एक चमकीली लाइन डलती है ना, एल्युमिनियम की एक चमकीली लाइन डलती है ना। लेकिन कुछ समय बाद में, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में देखा होगा उसके ऊपर हल्के हल्के काले रंग की परत जम जाती है, हल्की हल्की, पूरी काली नहीं, सिल्वर जैसी परत जम जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे उस एल्युमिनियम को आप तोड़ोगे तो अंदर वाला चमकीला होगा, मतलब बाहर वाला एल्युमिनियम क्या होगा, हल्का हल्का मिटमेला हो जाता है। ठीक है, काले हल्के हल्के काले रंग की हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, वही कारण इसका है कि जब एल्युमिनियम को वायु के संपर्क में आने दिया जाता है तो एल्युमिनियम पर किसकी, प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अभी अब रिएक्शन करवाई थी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण हो जाता है। प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड की इस परत को क्या कहते हैं, ये जो परत बनती है वो होती है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है धातु खराब हो जाती है, ऊपर की जो सतह वाली धातु क्या होती है, खराब हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना तो लोहा खराब हो जाता है, कॉपर पर काले रंग की मिटमेली हो जाना, चांदी का मटमेला हो जाना। एल्युमिनियम धातु देखो शुरुआत में लाओगे तो बिल्कुल चमकीली होती है, लेकिन 6-7 महीने बाद में आपने देखा होगा वो काले पड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत का निर्माण होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा बनती है, संक्षारण क्रिया के द्वारा बनती है। किस क्रिया के द्वारा बनती है, संक्षारण क्रिया के द्वारा बनती है। और इस परत को मोटा करके प्यारे बच्चों, इस परत को लगातार संक्षारण होता रहेगा तो उसकी सतह मोटी होती जाएगी। तो इस परत को मोटा करके संक्षारण को और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब इस एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत है वो और चढ़ती जाएगी तो अंदर वाली धातु सुरक्षित रहेगी, बाहर वाली धातु क्या हो जाएगी, खराब हो सकती है। मतलब बाहर वाली धातु का संक्षारण हो सकता है। तो कहने का मतलब हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत बनती है वो किसके कारण से बनती है, इसे संक्षारण से बचाते हैं। तो पहले हल्की हल्की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाली सतह तो संक्षारित हो जाएगी, लेकिन जो अंदर वाली है वो क्या होगी, संक्षारण से क्या करते हैं, बचाते हैं इसको। इस परत को मोटा करके संक्षारण से और अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। इस परत जो धातु ऑक्साइड की जो परत जमती है उसको और मोटी कर दी जाए तो प्यारे बच्चों संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं कि वो अंदर वाले धातु क्या होगी। मतलब ये देखिए, आप ये पेन दिख रहा होगा आपको, है ना, तो इसके ऊपर वाले पर क्या हो जाएगी, एक धातु की ऑक्साइड परत जम जाएगी। अब अंदर वाली जो धातु होगी पूरी वो सेफ रह जाएगी, उस पर संक्षारण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि जो धातु ऑक्साइड की जो पतली परत बनती है उसकी मोटाई में यदि वृद्धि कर दे तो उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। किससे बचाया जा सकता है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को, प्यारे बच्चों, एनोडीकरण जब करते हैं उसके लिए एल्युमिनियम जो धातु है एक साफ वस्तु को एनोड बना करके, उस साफ वस्तु को किसको, एनोड बना करके तनु H2SO4, जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन। मतलब एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस
प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके जो एनोड पर उत्सर्जित कौन सी गैस होगी, O2 गैस होगी, जो एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके या एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण कर लेती है या मोटी परत का निर्माण हो जाता है। प्यारे बच्चों यहां देखो, जब एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाता है। किसकी परत बनाता है? ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण करता है। इस ऑक्साइड परत को आसानी से रगड़ करके, प्यारे बच्चों इस ऑक्साइड की जो परत को आसानी से रगड़ करके एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जाती है। एल्यूमिनियम की आकर्षक क्या बनाई जाती है बेटा? वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो ये एक मोटी परत बन जाएगी और इस ऑक्साइड की एक परत को आसानी से रगड़ करके, ठीक है, एक आकर्षक वस्तु, किसकी? एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आकर्षक वस्तु का निर्माण किया जा सकता है बेटा। अब बात अपन करते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अब किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? धातु की जल के साथ अभिक्रिया। मतलब जितनी भी धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं करती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों जल के साथ अभिक्रिया करके धातु जो होगी वो कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और साथ में धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगी। प्यारे बच्चों किसका निर्माण करेगी? धात्विक ऑक्साइड का। जैसे एक धातु को M बोल लेते हैं अपन, है ना, धातु को मेटल का मतलब M ले लेते हैं और जल का मतलब ये हो गया OH। तो प्यारे बच्चों यहाँ धातु देखो, आप सभी को पता है धातु पर जैसे मान लो प्लस का 2 चार्ज है, ऑक्साइड पे माइनस का 2 है, तो ये बन गया MO बन गया और साथ में कौन सी गैस मुक्त कर देगा? H2। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब धातु है वो जल के साथ में धातु ऑक्साइड और कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है? हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों जल के साथ अभिक्रिया करके धातु कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2। ठीक है, और साथ में किसका निर्माण करती है? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। मतलब धात्विक ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होता है, प्यारे बच्चों जो क्या होता है? धातु ऑक्साइड जो होता है बेटा वो जल में विलय होता है और ये धातु के साथ में मिलकर के धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या करा लेता है? धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सुन लो, इसमें देखो, दोबारा इसमें देख लीजिए, यहां देखिए बेटा, प्यारे बच्चों यहां अपने कोई धातु है, वो जल का मतलब H2O। तो प्यारे बच्चों यहां धातु पर जैसे मान लो प्लस का 2 है ना, और यहां मान लो ऑक्साइड पे माइनस का 2 है, तो ये बन गया MO, मतलब धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड कहते हो। धातु ऑक्साइड भी कह सकते हो, धात्विक ऑक्साइड भी कह सकते हो, एक ही बात है ना, धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर ये इसको दोबारा, ये जल में क्या होता है? H2O में क्या होता है? विलय होता है। जल में विलय हो जाएगा तो जल के दूसरे अणु के साथ में मिलकर के देखो MO है और जल में HOH, तो यहां इसके साथ मिलकर के ये क्या करेगा? MOH की होल टुवाइज, मतलब धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा? धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। मतलब धात्विक ऑक्साइड है ना बेटा, वो जल में विलय होता है ना, और जल में विलय होने के कारण जल के साथ पुनः क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ M के साथ O को तो एक ही जोड़ा, लेकिन यहाँ M के साथ में OH 2 जोड़े, क्यों जोड़े? कैसे जोड़े है ना भाई, 2 क्यों लगाया? यहाँ ये बात आ रही है दिमाग में। यहाँ देखो MO की बात करें तो ये तोड़े तो M पर प्लस का 2 आएगा, ऑक्साइड पे माइनस का 2। जल में होता है HOH, तो प्यारे बच्चों H पे प्लस होता है, इस पे क्या होता है? माइनस। तो ये क्या बन गया? ये भी देखो 2 प्लस माइनस के 2 प्लस का 1, तो ये 2 OH बन गए। M पर प्लस का 2 है और OH पे माइनस का 2 है, 2 OH है ना। तो ये मिलकर के मेरे प्यारे बच्चों Mg या MOH की होल टुवाइज बन जाता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी सिंपल से बात में कर लो, ऐसे नहीं समझ में तो ये देख लो, क्योंकि यहाँ धातु पर प्लस का चार्ज है ना, प्लस का 2, और जो हाइड्रोक्साइड होता है OH उस पर होता है माइनस का 1। तो जब आवेश बराबर नहीं हो तो वज्र गुणा करो, तो M तो 1 होगा, लेकिन OH कितने हो जाएंगे? 2, अर्थात 2 हो जाएंगे, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होने के बाद में देखिए, तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब हो गया कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी और धात्विक ऑक्साइड बना लेती है। और ये धातु ऑक्साइड क्या होगा, जल में क्या होता है मेरे प्यारे शेरों, जल में विलय होता है, घुल जाता है ना। और घुल करके करता क्या है, धातु के साथ में प्यारे बच्चों जल में विलय होता है। और वे धातु जो साथ में घुल करके या साथ में मिलकर के, जल के साथ मिलकर के बेटा, जल के साथ मिलकर के, वे धातु जो जल के साथ मिलकर के धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है मेरे प्यारे बच्चों, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। ठीक है, किसका निर्माण करेगी, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेती है। अब देखिए, लेकिन कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातु ऐसी भी होती है, जैसे बेरिलियम होता है प्यारे बच्चों, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं करता तो, लेकिन कुछ अभिक्रिया क्या करती है, जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। धात्विक ऑक्साइड जल में विलय होगा, जल में विलय होगा तो जल के साथ पुनः जल के साथ मिलकर के या जल के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ धातु क्रिया नहीं करती तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ धातु है, वो जल के साथ मिलकर के धातु ऑक्साइड बना रहे हैं और साथ में कौन सी गैस मुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को H2 कहते हैं। अब देखो दूसरी स्टेप में देखो, वही आपका जो पहले धातु ऑक्साइड बना था और साथ में हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल गई, वायुमंडल में चली जाती है, गैस जो बनती है वो वायुमंडल में चली जाती है। अब धातु ऑक्साइड है वो पुनः जल में मिलकर के क्या बनाएगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैसे बनाएगा देखिए, वो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती है और साथ में अभिक्रिया के साथ में विस्फोट के साथ आग उत्पन्न होती है। बेटा क्या होगी, आग लग जाती है पानी में। जानते हो ना, कोई जादू करता है कि पानी में आग लगाते हैं, बेटा पानी में आग लगा सकते हैं ना। ठीक है, पानी में जब सोडियम या पोटेशियम को डाला जाता है, उस पर जो लगी हुई केरोसिन तेल को हटा करके जब जल में उसमें डाला जाता है तो जल में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। क्यों लगती है, क्योंकि उसके साथ कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ धातु नहीं है बेटा, यहाँ करना है उष्मा। प्लस में क्या मुक्त होगी, उष्मा मुक्त होगी बेटा। क्या होगी मुक्त, उष्मा होती है। देखिए इतना याद रखो, पोटेशियम है, चलो इसको ऐसे देख लेते हैं ना। पहले बच्चों यहाँ देख लो, चलो सोडियम दे लो एक बार। सोडियम है, उसको जल में रखा तो HOH होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से बन तोड़े तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। अब देखो सोडियम पर चार्ज क्या होता है, प्लस, और OH हाइड्रोक्साइड, क्योंकि प्लस वाला प्लस के साथ तो क्रिया करेगा नहीं, मतलब सोडियम पर जो प्लस है वो H प्लस के साथ तो क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना, तो समान आवेशों के साथ तो क्रिया नहीं करेगा, विपरीत आवेशों के साथ क्रिया कर लेगा। मतलब सोडियम है वो हाइड्रोक्साइड माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, दोनों पर चार्ज सेम है तो Na प्यारे बच्चों OH बन जाता है। अब अकेला H रहता है, H अकेला अवस्था में नहीं रहेगा तो H2 अवस्था में रहेगा। मतलब H अकेला स्थायी नहीं रहता, कौन सी अवस्था में स्थायी रहता है, H2 में। हाइड्रोजन गैस बनेगी तो H2 बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए मतलब इस समीकरण को पूरे को 2 करूँ, ये 2 ले ले तो जल के अणु भी 2 ले लेंगे और ये भी 2। अब H 2 बन गए तो H और H मिलकर क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। H2 गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों सोडियम जो आपका है वो जल के साथ मिलकर क्रिया करके या मिलकर के अभिक्रिया करके सोडियम किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। समझ में आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों देखो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के देखो जल के बाद ले लेते हैं वही जल। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी ये प्लस है, इस पे माइनस है, के पर प्लस आता है, OH पे माइनस आता है, ये मिलकर के KOH बन जाता है। क्या बन जाता है, KOH। तो प्यारे बच्चों जब KOH बन जाता है तो उसका नाम हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम किसका निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किसका निर्माण हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और साथ में एक H मुक्त हो गया। अब H अकेला रहता नहीं है, H कौन सी अवस्था में रहता है, H2 गैस अवस्था में रहता है,
इसलिए प्यारे बच्चों इसको 2 लेते हैं, ये भी 2 लेंगे और ये 2 बन जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H मिलकर के H2। ये गैस होती है इसलिए ऊपर वायुमंडल में चली जाती है, ऐसे तीर लगाते हैं। अवक्षेप होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात अपन करें कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ भी इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में H2 बनती है, और H2 के साथ में यहाँ उष्मा भी बनती है। उष्मा मुक्त होगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है बेटा। उष्मा मुक्त होना उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, जिसमें उष्मा निकलती है ना बाहर, गर्म हो जाता पानी या उष्मा निकलती है, वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। और जो बाहर से उष्मा ग्रहण करे, ठंडा हो जाए, उसे कहते हैं उष्मा शोषी। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। तो यहाँ पानी गर्म हो जाता है, वो जिसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो पानी गर्म हो जाता है, उष्मा मुक्त होती है। आग लगती है तो उष्मा मुक्त होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अब बात अपन करें तो पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। प्यारे बच्चों सोडियम जो है वो किसके साथ में मेरे प्यारे बच्चों, जल के साथ मिलकर के, सॉरी पोटेशियम है वो जल के साथ मिलकर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों उष्मा मुक्त करती है। ठीक है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, याद रखना। इसी प्रकार यहाँ भी बड़ो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगी? उष्मा क्षेपी मुक्त, उष्मा मुक्त होती है। मतलब दोनों अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। प्यारे बच्चों जिसमें उष्मा मुक्त होती है वो कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। समझ में आ रहा है? कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसके बाद चलते हैं अपन, देखिए सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और उष्मा क्षेपी होती है। समझ में आ गया? अभी सोडियम और पोटेशियम है वो ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं और उष्मा मुक्त करते हैं, इसलिए उष्मा क्षेपी होती है कि इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल क्या होता है? प्रज्वलित हो जाता है। प्रज्वलित का मतलब जलने लग जाता है, आग पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वही रिएक्शन देखो दोबारा आ गया। सोडियम हो गया, जल के साथ मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में H2 गैस हो जाएगी मुक्त, और उष्मा उसमें ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा मुक्त करता है। इसी प्रकार सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, H2 गैस बनेगी, और साथ में उसमें ऊर्जा या उष्मा मुक्त करता है। समझ में आ रहा है? उसमें ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा मुक्त करता है बेटा। देखिए जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। प्यारे बच्चों जल के साथ जो होती है, जल के साथ जो कैल्शियम की जो अभिक्रिया होती है वो प्यारे बच्चों थोड़ी धीमी गति से अभिक्रिया होती है। मतलब जल के साथ कैल्शियम की जो अभिक्रिया होती है वो थोड़ी धीमी गति से होती है, और यहाँ उत्सर्जित उष्मा है वो हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये हो गया कि जल के साथ कैल्शियम भी अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से करेगा, इसलिए जब अभिक्रिया धीमी गति से करेगा तो हाइड्रोजन गैस भी धीमी होगी, और यहाँ से उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ उष्मा ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है, तो यहाँ आग उत्पन्न नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो उष्मा होती है वो उष्मा ही हाइड्रोजन को क्या करेगी? प्रज्वलित करती है। ठीक है, जबकि सोडियम को जब जल में डालेंगे तो प्यारे बच्चों वो वहाँ उष्मा मुक्त होगी, वो उष्मा उस हाइड्रोजन को जला देती है, और यहाँ जो उष्मा मुक्त होगी उस उष्मा का मान कम होगा, तो ये हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, मतलब ये हाइड्रोजन को जलाती नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ देखो कैल्शियम भी बात वही करे, जल के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा H2 गैस, और प्लस में उष्मा मुक्त करता है, लेकिन इस उष्मा का मान मेरे प्यारे बच्चों कम होता है। कैसे होगी देखिए रिएक्शन? हाँ भाई, रिएक्शन की बात अपन करें, देखो प्यारे बच्चों आप सभी को पता भी होगा देखिए इसमें प्यारे बच्चों कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम किसके साथ क्रिया करेगा? जल का मतलब HOH, इस बंद को तोड़ेंगे H पर प्लस आता है, OH पे माइनस आता है। अब देखो लेकिन आप सभी को पता है कैल्शियम बनेगा क्या भाई? इतना याद रख लो, कैल्शियम बनेगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो कैल्शियम पर प्लस का 2 चार्ज होता है। कैल्शियम पर कितना होगा? प्लस का 2 चार्ज, और OH पर क्या होता है? माइनस का 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ वज्र गुणा करना पड़ेगा।
तो प्यारे बच्चों ये कैल्शियम हो गया और यहाँ OH की होल ट्वाइस हो गई, जिसको अपन क्या कहते हैं मेरे प्यारे शेरों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बोलो कैल्शियम किसका क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं CaOH की होल ट्वाइस। और साथ में प्यारे बच्चों कौन से H2 गैस मुक्त कर देते हैं? साथ में कौन सी गैस मुक्त करेंगे? H2 गैस मुक्त करेंगे। अब OH कितने हैं? 2, तो 2 लाने पड़ेंगे और 1 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगी? उष्मा। समझ में आ गया? तो कैल्शियम किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ क्रिया करेगा। ये याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2, ये याद रखना पड़ेगा। और हाइड्रोक्साइड तो याद हो गया होगा, OH पर कितना होता है? माइनस का 1, तो आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सूत्र क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, प्यारे बच्चों उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन जो गैस है वो मेरे प्यारे बच्चों बुलबुले होती है। बुलबुले का मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस होगी बुलबुलों के रूप में। कैल्शियम धातु जो होती है ना, उस धातु के चारों ओर हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में चिपक जाती है। बुलबुलों के रूप में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? चिपक जाती है। और जब बुलबुलों के रूप में चिपक जाती है तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये जल में तैरने लग जाता है। तो ये सतह पर चिपक जाती है और सतह पर चिपकने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये तैरने लग जाएगा। अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। कैल्शियम भी क्या कर देता है? तैरना प्रारंभ कर देता है। दोबारा सुन लीजिए, कैल्शियम के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है और यहाँ से उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने में सहायक नहीं होती है। कैल्शियम जल के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 बनाकर प्लस में ऊष्मा मुक्त करता है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में कैल्शियम धातु की सतह पर क्या हो जाएगी? चिपक जाती है। इसलिए कैल्शियम धातु थोड़ी देर बाद में जल पर तैरने लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम की भी बात करें। मैग्नीशियम प्यारे बच्चों ठंडे जल या शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। समझ में याद रखना, Mg जो है ना बेटा, मैग्नीशियम जो Mg है वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सी गैस मुक्त करता है? H2 गैस मुक्त करता है। सुन लो, ये देखो Mg मैग्नीशियम है वो जल के साथ मिलेगा HOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम पर भी प्लस का चार्ज 2 होता है, हाइड्रोक्साइड पे OH पे माइनस का 1 होता है। जब इसको वज्र गुणा करते हैं तो MgOH की होल ट्वाइस बन जाता है। क्या बन जाता है? MgOH की होल ट्वाइस बन जाता है। प्यारे बच्चों तो यहाँ MgOH की होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों ये 2 हो गए, तो यहाँ ये H2 गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होगी? H2 गैस मुक्त होगी। तो मैग्नीशियम है मेरे प्यारे बच्चों जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सी गैस मुक्त करता है? H2 गैस। और H2 गैस जो है वो बुलबुले होते हैं, वो मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। याद रखना, वही जैसे कैल्शियम हुआ था वैसे ही यहाँ धातु की सतह पर मेरे प्यारे बच्चों क्या चिपक जाते हैं? आपके हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से चिपक जाती है बुलबुलों के रूप में। अतः यह भी तैरने लग जाता है, तैरना प्रारंभ कर देता है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? कौन तैरने लग जाता है? मैग्नीशियम तैरने लग जाता है। और हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में मैग्नीशियम धातु के साथ में चिपक जाती है, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह जानते हो? Al होता है बेटा। आयरन का बोलते हैं Fe, जिंक को बोलते हैं Zn। जैसी धातु न तो शीतल जल के साथ में और न ही प्यारे बच्चों गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। मतलब न तो ठंडे जल के साथ में, न सामान्य जल के साथ में, और न ही प्यारे बच्चों गर्म जल के साथ में क्रिया नहीं करती है। समझ में आ गई बात? सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर रहा था, कैल्शियम और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में क्रिया कर रहा था। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातु है वो न तो शीतल जल के साथ में अभिक्रिया कर रही थी और न मेरे प्यारे बच्चों गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी। अर्थात कुल मिलाकर के बात करें, लेकिन प्यारे बच्चों जब इनको भाप के साथ में अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। प्यारे बच्चों किसके साथ? जब इनको भाप का मतलब जानते हो वाष्प,
गर्म हवा, गर्म वायु के साथ में या गर्म जल के साथ में या गर्म भाप के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। देखिए एल्यूमिनियम जो है वो जल के साथ क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और 3H2 बनाता है। किस प्रकार से बनाता है वो देखते हैं अपन। देखो ये देखो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम हो गया और ये आपका जल हो गया HOH, मतलब कह सकते हो भाप। अब आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम पर चार्ज आता है +3, ठीक है, एल्यूमिनियम पर क्या आएगा +3। अब यहां से बन तोड़ो, एल्यूमिनियम पर इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो यहां OH पे क्या आता है माइनस, ठीक है। अब आप इसको यहां वज्र गुणा करें तो प्यारे बच्चों जब इसको वज्र गुणा करते हैं देखो ऑक्साइड पे क्या होता है माइनस होता है, माइनस के 2, ऐसे करो इसको, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम प्यारे बच्चों क्या बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा वो कैसे होगा, देखिए एल्यूमिनियम होगा तो +3 है, ऑक्साइड की बात कर तो -2 होगा। बताइए कैसे बनेगा, जल्दी बताइए। यहाँ दोनों को वज्र गुणा कराओगे तो Al2O3 बनेगा, Al2 क्या बन जाएगा O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से Al2O3 बन जाएगा बेटा, Al2O3 बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ आप संतुलित कर दो एल्यूमिनियम, देखो यहाँ बात अपन करें तो ऑक्सीजन कितने चाहिए, एल्यूमिनियम 2 चाहिए तो ये 2 ले लेते हैं एक बार, ऑक्सीजन कितने यहाँ 3 और 3 ले लिए, तो ये 3 तो यहाँ हो गया तो ये तो बन गया। अब 3 में 3H2 बाहर निकल जाते हैं, एक जल में 1 H2 है तो 3H2 बाहर निकल जाते हैं, 3 हाइड्रोजन गैस H2 गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिए आयरन है, वो आयरन भी जल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, और जल में आप सभी को पता है, देखिए जल के साथ मान लो H2 मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये जल या कौन सी कह सकते हैं, इसको भाप कह सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को। आयरन भी किसके साथ में, जल के साथ में क्रिया करेगा, समझ में आ गया, जल भाप कह सकते हो अपन, इसके साथ में क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनता है, किसका निर्माण होगा आयरन ऑक्साइड बनेगा, किसका निर्माण होगा आयरन ऑक्साइड का, तो आयरन ऑक्साइड बनता है बेटा। तो आयरन पे चार्ज बताओ +3 है क्या, और ऑक्साइड पे -2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ वज्र गुणा करना पड़ेगा। वज्र गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों F ही तो कितना हो जाएगा 2O कितना हो जाएगा 3, जिसको प्यारे बच्चों फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, किसका निर्माण हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब बताओ यहाँ संतुलित करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, इधर देखो F ही तो 2 आ गए, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो इधर 3 ले लेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ 3H2 बन जाएंगे, कौन सी गैस बन जाएगी 3H2 गैस, तो 3 हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी यहाँ मुक्त हो जाएगी, समझ में आ गया, 3 हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चों आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ऊपर वाला क्या बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और नीचे वाला क्या बन जाएगा आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अपन, तो लेड कॉपर और सिल्वर और गोल्ड जैसी धातु है वो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। याद रखना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, कौन कौन सी चीजें क्रिया नहीं करती। लेड का मतलब जानते हो Pb, कॉपर हो गया, सिल्वर Ag हो गया, और गोल्ड जो है ये धातु प्यारे बच्चों जल के साथ में क्रिया नहीं करती है, जल के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, जल के साथ में किसी प्रकार का उत्पाद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो लेड का मतलब हो गया सीसा, कॉपर मतलब तांबा, सिल्वर जानते हो रजत चांदी कहते हैं, और गोल्ड का मतलब गोल्ड हो गया सोना, ठीक है। तो ये सारे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो न तो कोई कांच पर पोछा लगाते, पानी में डालते, कांच को संपर्क में नहीं लाते, न प्यारे बच्चों कॉपर को पानी के संपर्क में रखते। कॉपर के बर्तनों में पानी पीते थे पुराने लोग, ठीक है, अभी कुछ लोग पीते हैं, पहले कॉपर के तांबा के जो पात्रों में पानी पीते हैं वो शुद्ध रहते थे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहते थे। तो जब पानी के साथ में यदि कॉपर क्रिया करता तो वो पानी उस पात्र में नहीं रखा जाता। दूसरी बात है चांदी भी यदि मान लो पानी के साथ में क्रिया करती है तो चांदी के जो आभूषण है वो भी पानी के साथ में नहीं रखते, या पानी के संपर्क में रहेंगे पानी में घुल जाती चांदी का ही है। इसी प्रकार सोना भी यदि रिएक्शन करता तो उसको भी पानी में दूर रखा जाता है। पहले सबसे जैसे नोटों को रखते हैं ना दूर, जैसे पानी में प्यारे बच्चों बरसात होती तो पहले नोट और मोबाइल की व्यवस्था करते थे, भाई ये दोनों पिघल नहीं जाए,
है, मोबाइल भीग जाएगा, नोट पिघल जाएंगे। इसी प्रकार अपन चांदी और सोना की बात अपन करें, यदि बरसात होती तो पहले इनको निकाल करके पॉलीथीन में रखा जाता। क्यों? क्योंकि जल में घुल जाते। इसलिए प्यारे बच्चों ये तो बढ़िया बात है, शानदार बात है कि केमिस्ट्री का बढ़िया सबसे ज़्यादा योगदान है कि ये पानी में घुलते नहीं है, अर्थात पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। नहीं तो प्यारे बच्चों पानी के साथ अभिक्रिया करता तो सोना इतना महंगा नहीं होता।